गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एडिड जूनियर पर 50% मुद्दे पर सुनवाई कब की लगी है इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि 50% की जो अनिवार्यता थी वो सरकार ने सीधे सीधे बीएड वाले छात्रों के ऊपर थोप दी, जो कि गलत है। क्योंकि या तो 50%, और दूसरा जब आपने 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए थे तो आपने ऐसे अभ्यर्थियों की बीएड कराई क्यों? एनसीईटी की जो गाइडलाइन है उसके उसके वो कहती है कि आप या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, अन्यथा आप पोस्ट ग्रेजुएट हों। तो कुछ अभ्यर्थियों ने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे जिन अभ्यर्थियों ने बीएड की है तो वो उनके तो ग्रेजुएशन में 50% नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी को आप परीक्षा में बैठने से कैसे रोक सकते हैं जबकि एनसीईटी की गाइडलाइन के थ्रू उन्होंने बीएड की है? तो बड़ा सिंपल फंडा है। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे उन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है जिनको बीएड तो सरकार ने कराई, बीएड की फ़ीस ली, लेकिन वो ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर में बैठने से रोक दिया। तो ये तो यही बात हुई कि आप योग्यता ले लो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उधर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जो कट ऑफ रहेगी उससे पहले हम देखिए 50% की जो डेट लग चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं रिट, है ना। रिट में आप नंबर देख रहे होंगे 4809/2021। 16 अप्रैल को ये जो है दाखिल की गई थी। 15 मार्च को दाखिल की गई थी। रजिस्ट्रेशन हुआ था 16 तारीख को और फर्स्ट हियरिंग थी इसकी 19 मार्च को। अब चूंकि इसकी 19 मार्च को फर्स्ट हियरिंग थी तो 19 मार्च को फर्स्ट हियरिंग ना होकर अब कब की लग गई है? 23 अप्रैल की। तो इस मुद्दे पर जो है अब अगली सुनवाई वो आपकी 4802 की वो होगी 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को जैसा भी होगा वो तब देखा जाएगा। अच्छा, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों ही 50% से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये एक जो रेट पड़ी थी ये भी आपका जो है 4809/2021, और ये भी जो है मुद्दा 50% को लेकर डला हुआ था। और ये जो दूसरा मुद्दा है 48, है ना, ये भी आपका मुद्दा कब का है? ये भी आपका 50% का है। दोनों की सुनवाई जो है 23 अप्रैल को एक साथ टैग कर दी गई है, 4802 और 4809 की। अच्छा, अब बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। देखिए, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो सीटों की संख्या है वो अभी भी बहुत ही कम है। मतलब सरकार ने जैसा कि कहा था कि हम आपको धीरे धीरे अभी हम डाटा मंगा रहे हैं, तो फिलहाल तो सरकार के पास मात्र 7500 के अप्रोक्स सीटों का आंकड़ा है। धीरे धीरे सभी जनपदों का, क्योंकि 10 तारीख को सरकार ने पहुंचने के लिए कहा था। अब ये 10 तारीख के बाद का जो डाटा है ये अभी तक नहीं सामने आया। 10 तारीख के बाद का डाटा अगर सामने आ जाएगा तो ये आप देख लेना। लगभग वैसे तो एक्चुअल में सारी सीटें जो हैं वो 10,500 हैं। अब 10,500 पर जो है सरकार काउंसलिंग करा पाएगी नहीं करा पाएगी। हर एक बीएसए ने अपना सही डाटा भेजा नहीं भेजा, क्योंकि हर जनपद के जो बेसिक शिक्षा कार्यालय है वहाँ पर जो बीएसए नियुक्त हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को पूरा पूरा भर्तियों का डाटा दें। अब यदि उन्होंने पुरानी फाइल को ही एक्सेल फाइल पर उनको अपलोड कर दिया होगा तो वो मैटर फिर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उनके ऊपर डंडा हुआ तो उन्होंने जितने भी उनके पुराना डाटा था उन्होंने वो वहाँ पर डाल दिया। लेकिन ये भी सरकार ने ये भी कहा था, पूरा डाटा मांगा है सरकार ने कहा है किस कैटेगरी के कितने बच्चे बचे और कितने लग गए। तो ऐसे समय पे आप गलती करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगराइज के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल जो सीटें हैं 7500, तो यहाँ पर तो अभी जो है मेरिट ज़्यादा गिरने के चांस नहीं है। कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं सर 1%, तो मैं आपको बता दूं 1% के आसपास ही लिस्ट घूम रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि पिछली बार जो हमारे यूआर भाई हैं उनकी कैटेगरी जो लगी थी वो लगी थी 67.1। तो ये जो है लिस्ट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो गिर सकती है। आप इसको 0.8 या 0.9 कम कर लीजिए, इससे ज़्यादा ही कम होने वाली नहीं है। इसका मतलब है आप इसको कह सकते हैं 66.2 या 66.3 के आसपास ये मेरिट गिरेगी। इससे नीचे यूआर की मेरिट नहीं गिरने वाली है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें से लगभग 0.7 0.8 के समथिंग कम होने वाले हैं। ज़्यादा 0.9 कम हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे ओबीसी भाइयों की। पिछली बार जो लिस्ट लगी थी ये लगी थी 66.7 पर, ठीक है ना। तो ये 66 पॉइंट, क्योंकि जनरल की जो लिस्ट थी वो तो 67.1 पर थी, तो ओबीसी की थी 66.7 पर। तो ये मेरिट जो है आपकी ये 65 पॉइंट आपका 7 कह लो या 0.8 कह लो, 0.7 या 0.8 के आसपास 65.8। तो 65.8 के आसपास ये लिस्ट रह सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी।
और जो एससी की जो मेरिट है ये हमारी इस बार 59 पर जा सकती है, 59 पर, 59.8, इससे इसके आसपास घूमेगी, 58.7 किलो, 6 किलो इस रेंज। क्योंकि एक्चुअल आंकड़ा जब निकल के आएगा जब सीटों की संख्या किस कैटेगरी में कितनी बची है डाटा निकल के आ जाए। पहले जो हमने आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, हमने आपको बताया था कि जो यूआर की सीटें हैं वो कम से कम 4500 बच रही हैं, है ना। जो ओबीसी की सीटें हैं, है ना, और जो एससी की सीटें हैं लगभग 3500 सीटें आपकी इनकी बच रही थी, और लगभग 4300 समथिंग जो है वो आपकी ओबीसी की बच रही थी। तो 4 4 8 3 11,500 ये मेरे ख्याल से, है ना, ये सही है। अच्छा, अब जो यहाँ से कुछ बच्चे कम हो गए एनओसी वाले, संशोधन वाले, तो इनमें से आप 500 सीटें कम कर दीजिए तीनों में से। तो अब जो है वर्तमान परिस्थितियों में 4000 तो बची जनरल की, और आपकी 3000 बची ओबीसी की, और लगभग आपकी 2500 बची एससी की। तो 4 3 8 2 10 10,500, ये सही डाटा है बिल्कुल। जो यूआर कैटेगरी जो सीट है वो आपका जो पहले 4000 थी वो लगभग 3500 के आसपास आ गई, ठीक है ना। और जो क्योंकि सरकार ने कुछ संशोधन मान्य कर दिए थे, तो उन संशोधनों के तहत कुछ सीटें भर भी तो गई। तो जो सीटें पहले 11-12 हज़ार थी वो 10,500 पे आके टिक गई। 10,500 पे सरकार के पास डाटा है 7.5 का। अब जो बचे हुए ज़िले थे कम से कम 10-12, उनमें से जो डाटा सरकार के पास गया होगा तो वही आपका 8,000 से 10,000 के बीच में सीटें हैं। और इतने पर मैं गुणांक ज़्यादा से ज़्यादा 1% गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है, 1% के आसपास गुणांक गिरती है। तो जैसा भी सूचना होगी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। लेकिन आप जो है बिल्कुल 22,000 सीटों के मुद्दा हो या कोई भी हो, धैर्य बनाकर रखा करें। देखिए, अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो टीम के मेंबर हैं वो अपना जितना प्रयास कर सकते हैं सब कर रहे हैं, है ना। जो अभ्यर्थी, जो महिला जो काम कर सकती हैं सब अपने, सबके विधायकों के, सांसदों के, जिनकी कभी शक्ल नहीं देखी, ऐसे लोगों के पास जा जाके ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ऐसा ना समझिए आप उनका कार्य बेकार जाएगा। कहीं ना कहीं वो उस लकीर को मजबूत कर रहे हैं जिससे ये लिखा जाएगा कि 22,000 सीटें जोड़ी जाए 69,000 में और सभी को नौकरी दी जाए। वो लाइन पक्की कर रहे हैं हर अभ्यर्थी जो 22,000, उनको तहे दिल से शुक्रिया है जो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं और साथ साथ सीटों को जुड़वाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उधर आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक जो है सारे स्कूल और सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। तो देखिए, जिनकी सरकारी नौकरी है उनको तो महीने का तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट आदमी है और जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसकी तनख्वाह का काम कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी बात, अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है ये बात, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे होगा काम, सारे काम कैसे होंगे। सरकार को मात्र 2 मिनट लगती है कि 30 अप्रैल तक बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार ये चाहती तो ये भी कह सकती थी कि कोविड-19 के अनुपालन के अंतर्गत, है ना, जिनकी एज इतने से ऊपर है वो थोड़ा सा ध्यान से खोलें, मास्क लगाएं, है ना, इस तरीके से। ये नहीं कि आप एक बार में ही बंद कर देंगे 30 अप्रैल तक। लोगों के घर, जो घर का खर्चा है वो किस तरीके से चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। लेकिन देखिए, एक जो हम और आप जो लोग जो हैं मिडिल क्लास, वो तो एक बार को जी लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है उसका, क्योंकि सरकार धीरे धीरे काम करती है, पहले स्कूल बंद करती है, फिर सरकार अचानक से लॉकडाउन लगा देती है। तो जो आदमी मजदूरी, रिक्शा खींचने वाले लोग हैं, जो बहुत बहुत फल बेचने वाले लोग हैं, इनका गुजारा कैसे चलेगा। तो सबके बारे में सोचना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, धैर्य बनाकर रखें, ईश्वर सबके साथ है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।